हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियोज़ में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, दैट मीन्स वास्तविक संख्या। तो पिछली क्लास में मैंने आपको इस चैप्टर का जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे तो उसका जो है सॉल्यूशंस मैंने आपको कराया था। ठीक है, तो बेसिकली पिछली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 40 तक का ही जो है सॉल्यूशंस करा पाया था। तो बेसिकली अभी जो है हमारे पास और भी क्वेश्चंस है जो वीवीआई है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर सीधे एग्जाम में जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चंस हमारा बचा हुआ है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या का ही ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशंस करेंगे एंड देन उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बता रहा होऊंगा बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स का जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव का जो है सॉल्यूशन। ठीक है, तो ना सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और हैं हमारे पास, तो पहले तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 40 तक जो है मैंने आपको बताया था एंड देन अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है जी, तो देखना यहाँ पे, यहाँ से जो है इस साइड में आपको जो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के आगे तक का। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 41 में क्या ही कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। तो बेसिकली अपरिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब कि वो परिमेय होगा। ठीक है, तो 41 का ए तो है नहीं ऑप्शन सही, क्योंकि 41 के ए में क्या है √7, तो ये बेसिकली अपरिमेय है। ठीक है, दूसरा भी जो है हमारा सही नहीं क्योंकि ये भी अपरिमेय है। सी ऑप्शन भी सही नहीं है। तो बेसिकली हमें देखो ऑप्शन नंबर डी चेक करना है, और क्या ये अपरिमेय संख्या है। तो डी में बेसिकली है कितना, तो √75 एंड देन बटे में √48। ठीक है, तो उसने तो कहा था कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, तो बाकी को जो 3 ऑप्शन थे हमारा वो सब के सब अपरिमेय संख्या थे। बट इसको हम चेक करते हैं, तो देखना इस 75 को हम क्या ही लिख सकते हैं 15 × 5 = 75। ठीक है, यानी कि 5 × 3 और × 5। ठीक है, 48 को हम लिख सकते हैं 16 × 3 = 48, यानी 16 × 3। ऊपर भी हमारा रूट है एंड देन नीचे भी रूट है। ठीक है, ऊपर में देखो 5 जो है 2 बार है तो बाहर आ जाएगा 1 बार एंड देन अंदर में 3 बचेगा। यहाँ पे 16 का वर्गमूल 4 और अंदर में बचेगा 3, तो ये हमारा कट हो जाएगा, बचेगा कितना 5/4। तो बेसिकली 5/4 जो है ना ये हमारा क्या हो गया परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली 41 में हमारा कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो 42 में कह रहा है √3 एंड √5 कौन सी संख्या है, पूर्णांक है या एक अपरिमेय संख्या, या ऑप्शन नंबर सी एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी में क्या था, एक अपरिमेय संख्या है ना, एंड देन ऑप्शन नंबर सी एक परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है बताओ, तो 42 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो √3 एंड √5 दोनों के दोनों कैसी संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 में क्या ही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है जी, तो बेसिकली शांत चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी परिमेय संख्या का जो है दशमलव प्रसार आपको चेक करना होगा कि शांत होगा कि अशांत। तो बेसिकली आप जो है हर का गुणनखंड कर दो, और अगर हर में 2 आए या फिर सिर्फ 5 आए या फिर 2 और 5 अकेले में दोनों आए, मतलब बेसिकली ध्यान से सुनो, केवल 2 हो या फिर केवल 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो, किसी भी परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में, तब वह परिमेय संख्या शांत होता है, अदरवाइज अशांत होता है। ठीक है, तो बेसिकली 43 नंबर का जो है जब आप डी का जो है हर का गुणनखंड करोगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, तो डी में बेसिकली है कितना, तो डी में हमारा है 3/160। ठीक है, तो इस 160 का जब आप गुणनखंड करोगे ना तो कितना आएगा, कर लो। सबसे पहले तो मैं इसमें 2 से लगाऊंगा तो कितना आएगा 80, फिर 80 में 2 से लगाऊंगा तो 40, फिर 2 से लगाऊंगा तो 20, फिर 2 से लगाऊंगा तो 10, फिर 2 से लगाऊंगा तो 5। चेक कर लो, एक बार फिर से चेक कर लेना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 बचे 160। ठीक है जी, तो बेसिकली 3 एंड देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 का कितना पावर 5 पावर एंड देन 5। तो बेसिकली इसके हर के गुणनखंड में सिर्फ 2 है एंड देन 5 है, मतलब यही दोनों है ना, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है हर के गुणनखंड में, इसीलिए ये जो हमारा होगा ये क्या होगा, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 में जो है क्या ही कह रहा है कि इतना है कितना 2.12 112 3 2 है ना, इस तरीके से, उसके बाद 4 2 इस तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली कौन सी संख्या है, तो ये आपको पता चल रहा होगा कि ये अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय।
क्योंकि ये दशमलव के बाद ना तो रिपीट हो रहा है और ये जा रहा है अनंत तक, तो इसीलिए हमारा कौन सी संख्या है ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि अपरिमेय संख्या सिर्फ एक ही प्रकार के होते हैं, अशांत यानी कि खत्म नहीं होता है और जाता है अनंत तक यानी कि अनावत। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 44 का भी हो गया सॉल्यूशन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। कह रहा है 45 नंबर में √3/√12। 45 में क्या है, √3/√12। तो ये कैसी संख्या है, जल्दी से कमेंट में करो। ये तो काफ़ी सिंपल है ना, √4 आएगा तो 1/√4 यानी कि कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/2 बेसिकली कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या, यानी कि 45 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 46 देखो कह रहा है 3 - √3, तो परिमेय और अपरिमेय का अंतर तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली 46 का जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, जल्दी से कमेंट में करो। 46 का कौन सा सही होगा, 46 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 में देखो बेसिकली उसने क्या ही लिखा है, क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 में है 11.23564 और यहाँ पे योरकर लगा हुआ है। ठीक है, मतलब कि 564 जो है ना ये बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि ये कौन सा संख्या है, ये पूर्णांक है कि परिमेय है कि अपरिमेय है या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो संख्या है ये कौन सी संख्या है, तो देखो दशमलव के बाद पहली बात तो ये रिपीट हो रहा है ना, और ऑब्वियस सी बात है कि जब रिपीट होगा तो जाएगा अनंत तक, तो ये हमारा कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, और परिमेय में भी कौन सा परिमेय है, तो ये अशांत और आवर्त वाला परिमेय है। चेक कर लो, अशांत आवर्त वाला परिमेय है। ठीक है, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 में क्या ही कह रहा है, ओके 48 में 5.233, 48 में कितना है 5.2333 इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे डॉटर लगे हुए, तो ये कैसी संख्या है, तो ये बेसिकली ये भी हमारा जो है परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि चेक करो दशमलव के बाद एक ही बार 2 आया है, लेकिन इसके बाद जो है 3 आ रहा है, और ऑब्वियस सी बात है कि 3 यहाँ पे हर एक बार आ रहा है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि 3 जो है अब रिपीट होने लगा है। ठीक है, चेक कर लो, तो इसीलिए हमारा परिमेय संख्या हो गया। और परिमेय से में भी कौन संख्या है, परिमेय में भी, तो ये शांत और आवर्त वाला, सॉरी अशांत और आवर्त वाला है। परिमेय में कौन सा है, तो अशांत एंड देन आवर्त। ठीक है जी, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में क्या ही कह रहा है कि 1/√7 कौन सी संख्या है, तो ये काफ़ी सिंपल है, कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 49 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आप ही बता दो इसे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो 50 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है भाज्य ए और भाजक बी के लिए a = BQ + R में R के लिए कौन सा सत्य है। तो जो स्टूडेंट्स हमारा इंट्रोडक्शन देखा है बिल्कुल बेसिक से, तो ये चीज़ जो है मैंने आपको बताया था कि a = BQ + R, तो ये हमारा क्या है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। और यहाँ पे R जो है शेषफल है, और शेषफल जो होता है 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा, बट हमेशा भाग देने वाला से छोटा ही होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कौन सा ऑप्शन है, मैच करा लो क्वेश्चन नंबर 50 का। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। तो 51 में कह रहा है कि 5√2 कौन सी संख्या है, 5√2 कमेंट करो जल्दी से, काफ़ी सिंपल है। 5√2 बेसिकली इसमें देखो 5 जो है हमारा क्या है, परिमेय है, और ये क्या है, अपरिमेय। तो परिमेय गुने अपरिमेय, क्या लिख दूँ, अपरिमेय। ठीक है, ऐसे देखने से भी पता लग रहा है, ओके। उसके बाद 52 नंबर में क्या है, तो 52 नंबर में हमारा है 5.2372, 5.2372। तो इसको बताओ कि ये कौन सी संख्या है। तो ये बेसिकली देखो दशमलव में है ना, तो बेसिकली ये तो पूर्णांक है नहीं। ऑप्शन नंबर में ए में कह रहा है पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो ये बेसिकली हमारा परिमेय संख्या है। पूर्णांक तो ऑब्वियसली ये नहीं है, क्योंकि ये दशमलव में थोड़ी है, सॉरी बिना दशमलव में थोड़ी है, तो ये पूर्णांक नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या है। और परिमेय में भी कौन सा परिमेय है, तो ये शांत परिमेय है। चेक कर लो, शांत परिमेय है। ठीक है, ओके जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53
कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या विजातीय है। तो ये बेसिकली और भी काफ़ी सिंपल है। विजातीय का मतलब है कि कौन सा जो है सबसे अलग है, यानी कि दूसरा जात में है। ठीक है, तो बेसिकली चेक करो क्वेश्चन नंबर 52 नहीं 53। ठीक है, 52 तो हो ही गया है ना। क्वेश्चन नंबर 53, तो 53 में कौन सा विजातीय है ये चीज़ बताना है। तो देखो 2/3 ये पहला ऑप्शन है, एंड देन दूसरा कितना है 25 यानी √25/49। तो जब मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा तो 5/7 आएगा, चेक कर लो। एंड देन ऑप्शन नंबर सी में है वो √11 है, एंड देन ऑप्शन नंबर डी में है वो 7/3 है। तो बेसिकली इन चारों में से देखो कि कौन सा विजातीय है। ठीक है, विजातीय मतलब अलग जात में है। तो ये परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय और ये अपरिमेय। तो बेसिकली ये जो है ये तीनों से क्या है, अलग है, मतलब विजातीय है। तो इसका जो है आपको लगा देना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या है √11। ठीक है, 53 का कितना हो जाएगा कमेंट में करो, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 देखो। तो 54 में क्या करा है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो पहला है पाई। तो पाई तो मैंने आपको बताया था कि पाई जो हमारा होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। √7 तो ये भी अपरिमेय है। √16/25 हाँ ऑब्वियसली। तो √16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5 यानी कि 4/5। तो बेसिकली यही हमारा सही है, यानी कि 4/5 यानी कि ये वाला। ठीक है, √16/25 यानी कि 4/5 ये कौन सी संख्या है, परिमेय है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अलग है। तो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो ना, चेक कर लो क्वेश्चन नंबर 55। मैं नहीं बता रहा, ये काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 55 जल्दी से आप जो कमेंट करो कौन सा जो है सबसे अलग है, मतलब वही कौन सा जो है सबसे विजातीय है। ठीक है, कहने का मतलब इसका वही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 देखो। कह रहा है संख्या इतना को p/q के रूप में जो है लिखे, मतलब लिखा जा सकता है, और उसके बाद कितना होगा। तो 0.3 और 2 जो है वहाँ पे बार बार आ रहा है। ठीक है, तो वैसे जो बेसिकली ये है हम लोगों को क्लास 9th में पढ़ना था। तो 0.3 और 2। ठीक है, तो पहली बात तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं। तो परिमेय संख्या है, तभी तो बोल रहा है आपको परिमेय संख्या में लिखने के लिए ऑब्वियसली। तो ये परिमेय संख्या में कैसी परिमेय संख्या है, तो ये अशांत और आवर्त वाली परिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि चेक कर लो ये कटकुट करके जो है शांत नहीं हो रहा है, दशमलव के बाद बेसिकली ये जो चलता रहेगा, और यहाँ पे जो कोई संख्या है जो रिपीट हो रहा है 2, तो इसीलिए अशांत आवर्त है। ठीक है, तो इसको परिमेय में लिखेंगे तो कैसे लिखना है, सबसे पहले संख्या बराबर मान लेते हैं कुछ, और इस तरीके का जो है कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको कहा था उस समय कि दशमलव के बाद जो भी संख्या रिपीट हो रहा है, अगर एक संख्या रिपीट हो रहा है तो दोनों साइड 10 से गुना करो, दो संख्या रिपीट हो रहा है दोनों साइड 100 से गुना करो। बट यहाँ पे तो पहले वो वाली संख्या है ना जो रिपीट हो ही नहीं रहा है, तो बेसिकली पहले हम उसके लिए गुना करते हैं। तो बेसिकली देखो कि दशमलव के बाद कितनी ऐसी संख्या है जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो एक संख्या है, तो सबसे पहले हम दोनों साइड 10 से गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा इधर 10x, और इधर कितना हो जाएगा, तो 3 तो इधर आ जाएगा ना, तो 3.2, और यहाँ पे 2 तो बार बार आ ही रहा है, एंड देन इसको बोलते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। उसके बाद अब मुझे बताओ कि दशमलव के बाद अब ऐसी कितनी संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही। तो ऑब्वियसली एक ही संख्या है 2 जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। तो फिर से करेंगे 10 से गुना, तो इधर कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा, एंड देन इधर कितना हो जाएगा, चेक करो आराम से, इस तरीके का हो जाएगा। चेक करो, ध्यान से चेक करो, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको तो इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, और 2 जो है बार बार आ रहा है, तो जब मैं इतना में 10 से गुना करूँगा तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, और 2 तो अभी भी बार बार आ रहा है। तो आप बेसिकली जितना लिख लो मर्जी आपका। ठीक है ना, आप क्या करेंगे कि सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देंगे। ठीक है, और सेकेंड में से फर्स्ट को आप घटा लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 100x में से 10x जाएगा तो कितना हो जाएगा 99x, और दशमलव के बाहर कैंसिल, तो 32 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 29। ठीक है, ओके, सो x बराबर कितना, तो 29, अच्छा 1 मिनट सॉरी, 100x में से 10x जाएगा ना तो 90x बचेगा। ठीक है जी, अभी तो गलत ही हो जाता, तो 29/90। तो बेसिकली ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि इस तरीके से जो है हम लिख सकते हैं इसको, यानी कि इसका जो है परिमेय संख्या में निरूपण क्या है, तो ये रहा। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो है राइट आंसर कौन सा होगा 29/90। ठीक है, मैच करा लो, क्वेश्चन नंबर 56 का बी सही होगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 57। तो उसने कहा 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 57, 2 और 2.5
5 के बीच कौन सा जो है अपरिमेय संख्या होगा? तो √11 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इसका जो देखो ना √9 का जो वैल्यू होता है वो 3 पॉइंट होता है, मतलब 3 होता है, ठीक है। तो बेसिकली जब 9 का वर्गमूल ही 3 आ रहा है तो 11 का तो ज़्यादा ही आएगा ना, तो बेसिकली इसके और इसके बीच में नहीं आएगा। हाँ, √5 का जो वर्गमूल होता है वो 2.236 होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली इसका कौन सा ऑप्शन सही है? 57 का बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। तो 58 देखते हैं। ओके, तो 58 में क्या ही कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यानी कि सत्य है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, सबके सब गलत है। इसमें से एक भी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, ठीक है। बट इसका जो ऑप्शन नंबर कोई तो सही कर दिया है इसका आंसर में, तो वो गलत है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से चेक करते रहो। 58 का जो है सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए। उसने कहा 2 अपरिमेय, मतलब वो क्या करना है इसमें कि कौन सा स्टेटमेंट सत्य है ये बताना है, ठीक है। तो उसने कहा कि 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो नहीं, मैं देखो प्रूव करता हूँ कि 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय नहीं होता है। कैसे? देखो √3 एंड √3 को आप गुना कर लो, दोनों अपरिमेय है ना, आएगा कितना 3, जो कि क्या हो गया परिमेय। बट इसने तो कहा था कि अपरिमेय होता है, तो यानी कि ये तो सत्य स्टेटमेंट नहीं है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर पढ़ो बी। तो बी में क्या कह रहा है? एक परिमेय व एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। देखो अगर मैं ले लूँ परिमेय संख्या के रूप में 0 और अपरिमेय संख्या के रूप में 3, तो गुना करने के बाद 0 आएगा, तो इसके लिए क्या हो गया? परिमेय हो गया। बट उसने तो कहा था कि परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, बट कहाँ अपरिमेय आया? चेक कर लो। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर सी पढ़ो। कह रहा 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। देखो √3 अपरिमेय एंड देन फिर से √3, तो कितना हो गया? 2√3 एंड देन ये जो है ना ये हमारा अपरिमेय है। बट उसने तो कहा कि 2 अपरिमेय संख्या को जोड़ने के बाद अपरिमेय नहीं हो सकता, बट हमने तो ला दिया है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर डी पढ़ो। तो डी में क्या ही कह रहा है कि एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या को जोड़ कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकता। तो एक पूर्णांक संख्या, तो जैसे मान करके चलो पूर्णांक के रूप में हम लेते हैं 4.2, ठीक है जी। एंड उसने कहा है कि परिमेय संख्या, तो देखो परिमेय संख्या के रूप में मैं लेता हूँ 4.8, ठीक है। तो उसने कहा है कि इसको जोड़ने के बाद कभी पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता, लेकिन इसको आप जो है जोड़ करके देखो, ये कितना हो जाएगा? 4 4 8 और ये 8 2 कितना हो गया? 10, यानी कि ये फाइनली मिलेगा आपको 9 मिल जाएगा, ठीक है। तो 9 जो है इसके लिए पूर्णांक है ना, क्योंकि बिना दशमलव वाला है। बट उसने तो वो कह रहा है कि पूर्णांक नहीं हो सकता है, तो ऑब्वियसली ये भी स्टेटमेंट जो उन्होंने गलत कहा है। तो बेसिकली इसका राइट आंसर कौन सा है? तो हालांकि इसमें यानी कि इसका जो आंसर जो दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर बी सही है, बट वो गलती से सही कर दिया, ठीक है। इसका कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि उसने कहा था परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, तो ऐसी बात नहीं है। देखो मैंने परिमेय ला करके प्रूव कर दिया कि नहीं, ठीक है। तो बेसिकली सब के सब स्टेटमेंट जो इसका गलत है, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट जो इसका सही नहीं है। ओके, ना आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। तो 59 में क्या कह रहा है कि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n क्या होगा? तो काफ़ी सिंपल है। n अगर कोई प्राकृतिक संख्या है ना, तो बेसिकली √n क्या होगा? तो मान करके चलो कि n बराबर जैसे कि मान करके चलो 9 हुआ, तब तो वर्गमूल करने पे 3 हो जाएगा, और बाय द वे मान करके चलो 10 हुआ, मतलब इस तरीके का हुआ। देखो दो ही पॉसिबिलिटी तो है कि उसका वर्गमूल निकलेगा या तो नहीं निकलेगा। तो जब वर्गमूल निकलेगा तो चेक कर लो कि वो एग्जैक्टली कोई संख्या देगा, मतलब कि ये देखो ये प्राकृतिक संख्या दे रहा है, ठीक है। और अगर वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ऑब्वियसली वो अपरिमेय होगा। तो क्लियरली अगर n कोई संख्या है और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो या तो वो परिमेय संख्या होगा या फिर वो अपरिमेय संख्या होगा, या तो इसको हम यूँ कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या होगा, क्योंकि n वहाँ पे क्या कर रहा है? वो प्राकृतिक ही है ना, इसीलिए n या तो प्राकृतिक होगा या फिर अपरिमेय। यानी 59 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो बेसिकली इसका जो है राइट आंसर होगा डी, ठीक है। कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, ठीक है जी। ओके, तो ये जो है आपको समझ में आ गया। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का सॉल्यूशन, ठीक है। 59 तक जो है हमने कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, अभी और भी क्वेश्चंस हैं।
ओके 1 सेकेंड, 59 तक हो गया है कि नहीं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या ही कह रहा है, आप लोग देखो स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 60, तो उसने कहा है कि यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्याओं का योगफल n है तो n हमेशा क्या, मतलब n जो है भाज्य होगा डैश से, किससे भाज्य होगा। देखो ये क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे 10th लेवल का है नहीं ये सब क्वेश्चन, लेकिन फिर भी काफ़ी सिंपल है। देखो उसने कहा यदि प्रथम 13,986 यानी कि शुरू से लेकर के इतना अभाज्य संख्या को जो है योगफल है वो n है। ध्यान से सुनो, अभाज्य संख्या आपको पता है ना, जैसे 2, 3, 5, 7, तो इस तरीके से बढ़ते बढ़ते इतना संख्या को जो है उसने सेलेक्ट करा, मतलब इतना अभाज्य संख्या उसने लिया और इसका जो योगफल है वो n बता रहा है। क्या बता रहा है? n। तो कह रहा है कि n जो है वो किससे विभाजित होगा। तो काफ़ी सिंपल है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये रहा आपका अभाज्य संख्या का सीरीज, तो देखना बहुत ध्यान से चेक करना। अगर मैं एक ठो अभाज्य संख्या लेता हूँ, कितना? एक ठो, तो बेसिकली 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या यही है। तो इसमें जो है बेसिकली देखो 2 से भाग लगता है, चेक कर लो। और अगर मैं एक और अभाज्य संख्या बढ़ा देता हूँ, मतलब कि मैं जब मैं एक ले रहा था, मतलब एक अभाज्य संख्या ले रहा था, कहने का मतलब है कि विषम के रूप में ले रहा था, क्योंकि एक मैं लिया हूँ तो ऑब्वियसली एक मतलब विषम ही लिया हूँ ना। तो जब मैं 2 ले रहा था तो 2 से ऑब्वियसली विभाजित हो रहा था। जब मैं 2 ठो अभाज्य संख्या सेलेक्ट कर लिया हूँ, 2 और 3, तो इनका योगफल कितना हो गया? 3 2 5 हो गया। तो 5 जो है क्या 2 से विभाजित लगता है, मतलब 2 से इसमें भाग लगता है? तो नहीं लगता है। और ध्यान से चेक करो, अगर मैं 3 ठो अभाज्य संख्या लेता हूँ, इसका योगफल देखो 3 2 5 और 5 10, तो जब मैं विषम ले रहा हूं तो अब इसमें चेक करो 2 से भाग लगता है? तो हाँ लगता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब अभाज्य संख्या में आप शुरू से लेकर के जब सम संख्या को जोड़ करके भाग लगाओगे, जैसे जब मैं 2 सेलेक्ट किया था तो इसमें 2 से भाग नहीं लग रहा था, जब 3 ठो सेलेक्ट किया था तो इसमें भाग लगता है। चेक कर लो, 2 और 3 में तो भाग नहीं लगेगा क्योंकि इसका योगफल है 5, तो इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। बट जब मैं 3 ठो सेलेक्ट करा तो कितना हो गया था? 10, बट 10 में 2 से भाग लगता है। इसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, कि जब अभाज्य संख्या के सीरीज में जब आप सम संख्या सेलेक्ट करोगे, सम संख्या जैसे 1 2, 2 ठो आपने सेलेक्ट करा तो मतलब वो बेसिकली 2 ठो आपने सेलेक्ट करा है तो वो सम है। तो अगर आपने सम संख्या सेलेक्ट करा है तो उसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। चेक कर लो, 2 3 यानी 2 ठो मैंने सेलेक्ट करा तो ये बेसिकली सम है, तो इसका जो है योगफल 5 आता है, तो इसमें 2 से भाग नहीं लगता है। अगर मैं विषम संख्या सेलेक्ट कर रहा हूँ तो उसमें 2 से भाग लगेगा। चेक कर लो, जैसे मैंने आपको जो है 5 तक सेलेक्ट कर लिया, या फिर और आगे बढ़ जाओ 11, 7 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या? 11। तो इनको जोड़ लो, 3 2 5 5 10 7 17, 17 और 11 कितना हो गया? 28 हो गया ना। चेक करो, 17 और 11 28 हो गया। ठीक है, तो 28 में बेसिकली यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना जो है आप संख्या सेलेक्ट किया? 1 2 3 4 5, 5 ठो है ना, तो 5 ठो क्या हो गया? विषम, तो विषम में 2 से भाग लगेगा। ठीक है जी, तो बेसिकली देखो 28 में 2 से भाग लग रहा है कि नहीं? ऑब्वियसली। तो इसने कहा है कि शुरू से लेकर के इतना जो है मैंने अभाज्य संख्या लिया है और इसका योगफल n है। ध्यान से सुनो, तो ये जो अभाज्य संख्या लिया है तो बेसिकली शुरू से लिया था ना, तो ये चेक करो कि ये जितना अभाज्य संख्या उठाया इसमें से सम है कि विषम है? तो ऑब्वियसली ये चेक करो कि सम है। ठीक है, तो यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो 2 से भाग नहीं लगेगा, तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है कि क्या n जो है मतलब इसका ही योगफल है ना, तो क्या n में 6 से तो भाग नहीं लगेगा, क्योंकि जब 2 से नहीं लग रहा है तो 6 से कहाँ से लगेगा? और ना तो 4 से लगेगा और ना तो 8 से लगेगा। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है कि इनमें से कोई नहीं, तो ऑब्वियसली इनमें से कोई नहीं है, यानी कि इसमें जो है ना तो 6 से लगेगा, ना तो 4 से लगेगा, ना तो 8 से लगेगा। ठीक है, इसमें जो है ओनली विषम संख्या से भाग लगेगा, इसमें नहीं। इतना जो अभाज्य संख्या है शुरू से लेकर के, तो उसके योगफल में जो n है, मतलब उसका जो योगफल n है, तो n में ना तो 6 से लगेगा, ना तो 4 से लगेगा, ना तो 8 से लगेगा। ठीक है, ओके, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी लगाना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। तो 61 में क्या ही कह रहा है कि x के पावर n प्लस 1 का एक गुणज x प्लस 1 है। क्या है? x प्लस 1। तो n जो है निश्चित रूप से क्या होगा? ठीक है जी, ओके, तो ध्यान से सुनो, x के पावर n प्लस 1 का गुणक, गुणक है ना, हाँ,
गुणक कितना है, तो x+1 है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर कितना है, 61। ठीक है जी, गुणक आपको पता होना चाहिए। गुणक का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मैं आपको कहता हूँ ना कि जैसे कि 15, ठीक है, तो 3 जो है 15 का गुणक है कि नहीं, हाँ बिल्कुल, मतलब 15 3 का गुणक है कि नहीं, ऑब्वियसली 3 से भाग लगा लो 15 में, लग जाता है, मतलब कट जाता है। तो ऑब्वियसली जब कट करके शेषफल 0 आ जाता है ना, तो उसी को गुणक बोलते हैं, या तो फिर उसको क्या बोलते हैं, गुणनखंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इतना का जो है गुणक इतना है, तो कहने का मतलब इतना से जब आप इसमें भाग लगाओगे ना तो भाग लगेगा। ठीक है जी, तो उसने कहा कि n का जो है निश्चित वैल्यू क्या होगा। तो पहली बात तो मुझे ये भी नहीं पता है कि इतना का जो है इतना गुणक है, बट कितना बार में जो है गुणक है, मतलब कौन कितना टाइम्स ये है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, इसमें जो है आप भाग लगा करके देखो, और बेसिकली भाग लगना चाहिए क्योंकि ये गुणक कह रहा है। तो x⁻1 + 1 बटा में कितना, x+1। तो बेसिकली अब ये भाग होना मतलब लगना चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे n के जगह पे 1 डाल दूँ तो ऑब्वियसली भाग लगेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि यदि n = 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ऊपर में, x+1 बटा में x+1। तो अब देखो भाग लग रहा है, ठीक है, एक बार में, और भाग लगना भी चाहिए क्योंकि उसने कहा है ना गुणक है। ठीक है, तो भाग लगाने के बाद कितना आया, 1। तो अगर n = 1 जो है जब मैंने लिया तो भाग तो ऑब्वियसली लगा। तो अगर मैं सोचूं कि n = 2 लेता तब भी भाग लगता क्या, नहीं, जब मैं 2 लेता तो भाग नहीं लगता। क्यों, चेक कर लो, x⁻2 + 1 एंड देन बटे x+1। तो इस केसेस में ये भाग नहीं लगेगा। ठीक है, और अगर मैं n के जगह पे 3 रखता हूँ तो भाग लगता है। चेक कर लो, x⁻3 + 1 बटा में x+1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, AQ + BQ नहीं हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A + B होता है एंड देन A² - AB एंड देन + B² होता है। ठीक है, और बटा में क्या है, x+1। तो इसको कैंसिल कर लो, देखो भाग लग रहा है। यानी कि फाइनली कि n = 1 रखने पे भाग लगा, 2 रखने पे भाग नहीं लगा, 3 रखने पे भाग लगता है, 4 रखने पे भाग नहीं लगेगा, 5 रखने पे जो है भाग लगेगा। तो यानी कि फाइनली यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो कैसी संख्या है, तो ये विषम और पूर्णांक है। चेक कर लो। ठीक है जी, तो आपको जो है क्या ही ऑप्शन में लगाना है, तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 61 का A, यानी कि एक विषम पूर्णांक है। n का वैल्यू क्या आएगा, हमेशा विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक रखोगे तभी जो है इतना का जो है ये गुणक होगा, अदरवाइज गुणक नहीं होगा। ठीक है, ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। तो 62 में कह रहा है कि संख्या रेखा पर जो है प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो बेसिकली जो आपका नंबर लाइन होता है ना, इसमें ओवरऑल परिमेय भी होता है और अपरिमेय होता है, और परिमेय और अपरिमेय के कॉम्बिनेशन को हम क्या ही बोलते हैं, तो वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो 62 का जो हो जाएगा ऑप्शन A सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। तो 63 का आ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रचार शांत है। ओके, तो इसको तो आप चेक कर ही सकते हो ना। बेसिकली इसका जो ऑप्शन नंबर C सही होगा, आप चेक करना। ठीक है, चेक कर लो कौन सा जो है दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत होने के लिए क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। और ऑब्वियसली देखो जो ये क्वेश्चन है ना 63, तो 63 का जो है आंसर नंबर सही होगा C। कितना लिखा हुआ है, 343, और बटा में कितना, 2 का 3 पावर गुने 5 का 3 पावर गुने 7 का 3 पावर। ठीक है, तो बेसिकली अभी देखो नीचे में तो जो है ना वो 2 भी है, 5 भी है, बटा 7 भी है, लेकिन ऊपर में जो 343 है ना, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसको आप लिखोगे 7 का 3 पावर। तो अब जो फाइनली बचा नीचे में वो क्या बचा, चेक कर लो। तो बेसिकली अब जो बचा है वो 2 ही बचा है एंड देन 5 भी बचा है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, हमारा शांत परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, 7.7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। तो कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है। तो बेसिकली ये ऑप्शन से सेलेक्ट करना है। तो इसमें से जो आप बता दो कि जो है 16, 20 और 24 में से किस में से जो है भाग लगता है, और वो कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली 240 तो वैसे भी किसी का स्क्वायर है नहीं, तो 1600 है, तो लेकिन 1600 में जो है 16, 20, 24, तो 16 और 20 से जो है 1600 में भाग लग जाएगा, बट 24 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही नहीं है। तो 24 जो है ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 24। देखो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 64 है ना, हाँ, तो ये कह रहा है
कि 16, 20 एंड देन 24, इन तीनों से भाग लगना है। किस में? पहला 240 में, एंड देन उसके बाद 1600, एंड देन उसके बाद 2400, एंड देन उसके बाद 3600। ठीक है। और उसने ये भी कहा है कि जो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो ये तो बेसिकली किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब ये स्क्वायर नहीं, ये है। तो इसमें देखो 16 से भाग लगेगा, 20 से लगेगा, बट 24 से नहीं लगेगा, तो इसको तो लेना ही नहीं है। और ये तो पूर्ण वर्ग ही नहीं है किसी का। ठीक है, ये है, और इसमें तीनों से भाग लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। तो 65 नंबर में क्या ही कह रहा है उसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, तो 65 में उसने कहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। ठीक है जी। एंड देन लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ का जो योगफल है वो 600 है। और यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी सिंपल है, मतलब उस तरीके का नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, बेसिकली इसमें पहला संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या बराबर कितना है, तो 280 है, यानी कि एक संख्या 280 है। एंड देन दूसरी संख्या, ठीक है, तो दूसरी संख्या को मान लेते हैं कि b है। तो इन दोनों का जो मासा है वो दिया हुआ है। ठीक है, नहीं मासा नहीं दिया हुआ है, मासा और लासा में जो है इसका रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, ओके, क्या दिया हुआ है कि इन दोनों का जो एलसीएम है महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। ठीक है जी, यानी कि एलसीएम किसका 280 एंड देन बी का जो है वो कितना है, तो 14 गुना है इसके एचसीएफ के, यानी कि 280 एंड देन बी। यानी कि देखो इन दोनों का जो एलसीएम है वो इन दोनों के एचसीएफ का 14 गुना है। ठीक है, एंड देन एक चीज़ और बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो जोड़ है वो 600 है, यानी कि दोनों का योगफल कितना है, एलसीएम 280 एंड इतना और प्लस एचसीएफ 280 एंड देन बी। तो इसका और एलसीएम और एचसीएफ का योगफल कितना है, 600 है। ठीक है, तो ये सब रिलेशन है। देन दूसरी संख्या जो है फाइंड करके बताना है। ठीक है जी, ओके। तो क्वेश्चन देखो काफ़ी सिंपल ही है, मतलब उस तरीके का नहीं है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ध्यान से सुनो, एलसीएम के जगह पे मैं इतना लिख ही सकता हूँ ना, चेक कर लो। तो इस एलसीएम के जगह पे मैं लिख रहा हूँ 14 गुने एचसीएफ एंड देन ये कितना हो गया, इतना, मतलब 280 और बी का एचसीएफ। ठीक है, एंड देन प्लस एचसीएफ 280 बी का, और बराबर ये है कितना, तो 600 है। तो 14 गुने एचसीएफ समथिंग एंड एक एचसीएफ समथिंग, तो कितना होगा ये ओवरऑल 15 एचसीएफ 280 एंड बी का कितना 600। ठीक है, तो एचसीएफ किसका 280 बी का कितना हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 15, और 15 चौके 60, यानी कि बराबर कितना आएगा, तो 40 आएगा। यानी कि एचसीएफ जो है दोनों संख्या का वो कितना है, वो 40 है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इसमें डाल दूंगा ना तो एलसीएम भी आ जाएगा, तो इसको बोल देते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट से देखना ध्यान से, एलसीएम किसका, तो 280 बी का जो है कितना हो जाएगा, तो 14, और इसके जगह पे मैं कितना रखूँगा 40। ठीक है, तो 14 चौके 56 यानी कि 560। तो ये हमारा हो गया एलसीएम। बट उसने कहा क्या था, तो उसने कहा था कि हमें जो है संख्या बताओ। ठीक है, हाँ, दूसरी संख्या क्या होगी, तो ये फॉर्मूला आपको पता है ना कि a इंटू बी बराबर एलसीएम ए बी, यानी कि 280 बी एंड एचसीएफ ए यानी कि 280 बी। ये फॉर्मूला आपको पता है। a इंटू बी, तो a के जगह पे मैं कितना रखूँगा, 280 रख देता हूँ। ठीक है, एंड देन b तो हमें कैलकुलेट करना ही है। एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम अभी जो है आपने कैलकुलेट करा 560, एंड देन इन दोनों का एचसीएफ कितना 40, चेक कर लो। ठीक है, एंड देन यहाँ से जो है आप कैलकुलेशन कर लो, आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो b बराबर कितना होगा, b बराबर हमारा होगा 560 गुने 40 एंड देन डिवाइडेड बाई 280। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट लो, 7 चौके 28, 7 8 56, यानी कि कितना हो जाएगा 80। ठीक है, तो यानी दूसरी संख्या जो है 80 है। कौन सा ऑप्शन है, 65 का 20 सही है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66।
तो 66 जो है आपसे हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का जो है मैंने आपको ढेर सारा क्वेश्चन बता दिया है। इसमें जो है बेसिकली आपको क्या करना होगा कि x बराबर सबसे पहले मान लो, x बराबर मान लेना है कितना 23.43। और देखो दशमलव के बाद दो संख्या रिपीट हो रहा है ना, तो इसको समीकरण नंबर फर्स्ट बोल करके दोनों साइड 100 से गुना करो एंड देन सेकंड में से फर्स्ट घटा देना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 67 जो है बेसिकली ये जो है बिल्कुल सेम है जो कि मैंने आपको पिछला बार ही बताया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। तो 68 में क्या कह रहा है, 68 भी काफ़ी सिंपल है, HCF पूछ रहा है। ठीक है, तो HCF का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो ओवरऑल दोनों में कॉमन होता है, या 3 रहेगा तो तीनों में कॉमन होगा, तो वही होगा हमारा HCF बराबर। तो 68 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 6x के 4 पावर 22 एंड देन 12x22। तो इन दोनों का HCF कितना होगा, तो देखो दोनों में क्या कॉमन है, 6 है, और x जो है दोनों में एंड देन 22 दोनों में। ठीक है, तो यही हो गया HCF किसका किसका, तो इसका एंड इसका। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। आगे बढ़ जाओ 69। तो 69 में क्या ही कह रहा है कि इतना किसके बराबर है, काफ़ी सिंपल है ना, √10 गुने √15 ये किसके बराबर है, तो कितना हो गया 15 × 150। ठीक है, एंड देन अंदर में मैं कितना लिख सकता हूँ, 10 को मैं कितना लिख सकता था 2 गुने 5 एंड देन 3 गुने 5, 5 या 15। अंदर में देखो 5 2 बार है ना, तो बाहर में 1 बार। ठीक है, तो यानी कि 5√6। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, 69 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70 चेक करो, कह रहा है कि 3 + √3 3 - √3 3 + √3 एंड देन 3 - √3। तो ये क्या ही कह रहा है कि एक परिमेय संख्या है, तो हाँ नहीं या कहा नहीं जा सकता, या ऑप्शन नंबर डी में ए और बी दोनों। तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं, सबसे पहले तो आप जो इसका सिंप्लीफिकेशन करो, a + b × a - b a² - b²। तो कितना हो जाएगा 9 - 3 विच इज 6। तो 6 कैसी संख्या, परिमेय संख्या ऑब्वियसली, तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं, यस, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71। तो 71 में क्या ही कह रहा है, कितना को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो इसको तो आप कर ही सकते हो ना, काफ़ी सिंपल है, चेक कर लो ना। कितना, दशमलव बस हटा दो, तो x बराबर कितना 134 और बटा में 100। इसको कटकुट करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कटकुट करके आंसर बताओ कि 71 का जो है कौन सा आंसर सही है। ठीक है जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, ओके सॉरी, करा क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, तो नहीं, सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 72 नंबर चेक करो, √3 भी वास्तविक संख्या है, बट क्या ये परिमेय है, नहीं, ये तो अपरिमेय है ना। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 73 तो आपसे हो ही जाएगा, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 73 में क्या आपको करना है कि x बराबर मान लेना है कितना 0.23 एंड देन दशमलव के बाद कितना संख्या रिपीट हो रहा है, 2 ठो, तो दोनों साइड कितना से गुना करना है 100 से, तो इधर हो जाएगा 100x और इधर कितना हो जाएगा 23.23, क्योंकि इधर तो 2 3 बार बार आ रहा है ना, इसको बोलो फर्स्ट एंड देन इसको सेकंड, दोनों को सेकंड में फर्स्ट जो है घटा दो। ठीक है, आ जाएगा आंसर। ठीक है, ओके। तो फिलहाल जो है इतना तक ही हमारा क्वेश्चन था, VVI मतलब कि जो भी पूछने लायक क्वेश्चन था। तो बेसिकली इतना से ज़्यादा आपका जो है आएगा भी नहीं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ डेस कि आपको जो ये वीडियोज अच्छा लगा होगा। ठीक है, क्वेश्चन का जो सोल्यूशंस वगैरह आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ठीक है, अगर आपको वाकई में वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं डेस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।